नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे भर्तियों पर निशाना, चुनावी बहाना। उत्तराखंड में आगामी चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और इसी कड़ी में आज एक और जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई है, तो वहीं भाजपा ने ऑफलाइन सदस्यता का भी आज से शुभारंभ कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्यों को बनाया जा चुका है और पार्टी से ये जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन के माध्यम से भी सदस्य बनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि केदारनाथ के साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा के इस दावे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारी के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। बेरोजगारों के लिए भर्तियां हैं और इसके तहत राज्य के 11 विभागों में रिक्त समूह गा के 4,405 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। धामी सरकार का दावा है कि राज्य गठन के 23 सालों के भीतर अब तक सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है और धामी सरकार में अब तक करीब 16,000 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। वहीं यह माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में भाजपा को इसका चुनावी लाभ मिलने वाला है। हालांकि सरकार के इस दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। कांग्रेस का यह कहना है कि सबसे अधिक नौकरियां कांग्रेस शासनकाल में मिली हैं और साथ ही कांग्रेस का कहना है कि वो आगामी चुनाव में जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव की तरह कांग्रेस केदारनाथ का उपचुनाव भी जीतेगी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत और विस्तार से हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की आज पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा सरकार के राज में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा को मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही नगर निकाय और पंचायत के चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण माहरा जी ने आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आहूत की है और जो आने वाले निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या वरिष्ठ नेताओं के सुझाव होंगे, क्या मार्गदर्शन होगा और भावी कार्यक्रम क्या होंगे, उस पर चिंतन मंथन के लिए ये बैठक आहूत की गई है और सभी वरिष्ठ नेताओं के जो भी सुझाव होंगे, जो भी मार्गदर्शन होगा, उसी पर आगे जो है पार्टी का काम करेगी और रणनीति बनेगी। भाजपा को किस तरीके से इन सभी चुनावों में हराना है, कैसे कांग्रेस का परचम लहराना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है और हम लोग इस बार केदारनाथ में आप इतिहास में पहली बार ऐसा देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी मतों से अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और उसके लिए हमारी समस्त संगठन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोगों की टीम्स वहां पे बन चुकी हैं, हमारे काबीना मंत्रियों की वहां पे ड्यूटीज लगी हैं। प्रत्येक मंडलों पे वो पूरा समीक्षा करेंगे और घर घर जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुँचाया है, उनकी पूरी जो है वो जानकारी लेंगे और कोई भी वंचित अगर है तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाजपा से जोड़ें। हमारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। 2 सितंबर ऑनवर्ड्स ये ऑनलाइन शुरू हुआ था। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है। इसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑनलाइन के साथ ही अब ऑफलाइन सदस्यता का भी शुभारंभ कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 20 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का रखा गया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ के साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। भाजपा के इस दावे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में भाजपा को इसका चुनावी लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि सरकार के इस दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। देखिए, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया
जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज हमारे सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी उत्तराखंड में आए हैं। प्रभारी बनने के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी बैठक चल रही है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सारे इसमें उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर किस प्रकार से हम केदारनाथ का चुनाव, पंचायत के चुनाव और नगर निकाय का चुनाव जीते, उस पर मंथन होगा। जो भी इस पे चर्चा फाइनल होकर आएगी उसको जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हैं, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर आ चुका है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पर पहुंच चुका है। देखिए, यूं ही नहीं कहते हैं कि वो धाकड़ धामी है, वो जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने जब 2022 के चुनाव में आम जनता से वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, उसकी तरफ वो आगे बढ़े। अब तक लगभग 18,000 नियुक्तियां पत्र वो स्वयं बांट चुके हैं और अब 4,500 नियुक्ति इसी अगले महीने में वो पूरे होने वाली है। तो निश्चित तौर पर धामी जी की सोच युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट हो, चाहे टूरिज्म समिट हो, इसके माध्यम से रोजगार सृजन करने की उनकी जो नीयत है वो साफ दिखती है कि उत्तराखंड के हित में वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए और आम आदमी के हित में। को तो कोई व्यक्ति कह सकता है, लेकिन सर्वाधिक नियुक्तियां देने वाला अगर कोई मंत्रिमंडल है तो तिवारी जी का मंत्रिमंडल है। पंडित नारायण दत्त तिवारी के शासनकाल में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई और राज्य के निर्माण की बुनियाद रखने का काम भी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के ही कार्यकाल में हुआ। ये तो प्रदेश ऐसा है कि यहाँ तो सब लोग होड़ ले रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में ज्यादा हुआ है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? हमारे यहाँ रोजगार का साधन था, 4th क्लास के पद कम कर दिए गए, तृतीय श्रेणी में ठेके पे काम हो रहा है। आप इतने और तो और अब तो भाजपा ने नया। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। निश्चित ही राज्य की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव जीतने से कांग्रेस में काफी उत्साह है। यही वजह है कि कांग्रेस निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में भी जीत का दावा कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रही? देखना होगा तमाम तैयारियों के बीच चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में रतन मणि ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी के साथ में शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में चर्चा में जुड़ते जाएंगे। संजीव जी, देखिए, लगातार बंपर भर्तियां निकाली जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अब तक युवाओं को सबसे ज्यादा भर्ती दी गई है, लेकिन विपक्षी संतुष्ट क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? और सारी समस्याओं का समाधान, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, अगर सबसे ज्यादा रोजगार दिए गए तो अब तक की समस्या खत्म क्यों नहीं हुई या फिर कम क्यों नहीं हुई? खत्म तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं बारी बारी आपकी बात का जवाब देता हूँ। उत्तराखंड आज सबसे जो बेरोजगारी दर है वो उत्तराखंड में सबसे न्यूनतम है और सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाली जो सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, जिसने एक अल्पकाल में 18,000 सरकारी नियुक्तियां दी हैं। 4405 सरकारी जो भर्ती के प्रक्रिया इसी माह या इस माह के अंत तक आरंभ कर दी जाएगी। तो यदि हम दोनों का योग करते हैं तो लगभग 22,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड ये एक तरह से हम इसको बोले तो पहला स्टेट होगा। और यदि पिछले जब से उत्तराखंड राज्य बना है तो जब से अभी तक की यदि हम गणना करते हैं तो उसमें भी एक मैक्सिमाइज नंबर मैंने पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में ये होगा। और आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो युवा हैं, कर्मठ हैं और अपनी बात पर अडिग रहते हैं, जो बोलना है वो करना है, और एक यही सब जो गुण है वो उनको एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करते हैं। और इसी वजह से अभी जो पूरे देश भर में लोकप्रिय मुख्यमंत्री की श्रेणी में उनको एक स्थान उन्होंने जो प्राप्त किया है,
चाहे हम यूसीसी की बात करें, जो अभी देखिए अब 2022 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव था, उसमें उन्होंने जनता के साथ जितने वायदे किए थे उनको अक्षरशः पूर्ण किया है। चाहे हम यूसीसी की बात करें तो यूसीसी का ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। कठोर धर्मांतरण कानून लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। किसानों को उनका गन्ना मूल्य इंस्टेंटली पेराई सीजन में भुगतान करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। कठोर धर्मांतरण कानून की बात मैंने करी और साथ में नकल विरोधी कानून कठोरतम लाने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है, जिसका एक बहुत अच्छा सदपरिणाम ये सामने देखने को मिला है। जो हमारे युवा परीक्षाएं देता था और सारी परीक्षाएं नकल माफियाओं की भेंट चढ़ जाती थी, वो नकल माफिया उत्तराखंड में इस कदर हावी था कि सभी की जो मेहनत है उसके ऊपर लगातार पानी फेर रहा था और युवाओं के मन से एक विश्वास का जो भाव होता है पूरी तरह से काफूर हो चुका था। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से अब नकल विरोधी कानून उन्होंने यहाँ पर लागू किया है, आज युवाओं के अंदर विश्वास जागृत हुआ है। आज हमारा युवा 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक साथ पास हो रहा है। उसके पास कई सारे ऑप्शन है कि मैं इस भर्ती में जाऊं, उस भर्ती में जाऊं, ये नौकरी ज्वाइन करूं या वो नौकरी ज्वाइन करूं। तो मैं सोचता हूँ एक विश्वास का जो भाव पहली बार यहाँ पर जागृत हुआ है। और आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, चाहे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, किसानों के क्षेत्र में देखें, मातृशक्ति, युवा और रोजगार और स्वरोजगार का तो एक तरह से मैं सोचता हूँ एक नए कीर्तिमान जिस तरह से स्थापित हुए हैं। और स्वरोजगार की दिशा में भी यदि हम बात करते हैं तो मजबूत होम स्टे का जो एक बड़ा स्ट्रक्चर हमने पूरे उत्तराखंड भर में स्थापित किया है, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आए, तो उत्तराखंड के युवाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों का पूरा अनुसरण किया, उनकी बातों का सम्मान किया और होम स्टे की योजना में अपने आप को ढालने का काम किया। जहां हमारा युवा अन्यत्र दूसरे प्रदेशों में ये रोजगार की तलाश में जाया करते थे, उन्होंने अपने गांव खेत खलिहानों की उनकी देखभाल भी करने का निर्णय लिया और अपने ही क्षेत्र में रहकर होम स्टे आरंभ किए, जो अपने आप को भी तो रोजगार दे रहे हैं, साथ में स्थानीय 5-10 युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से अभी विगत दिनों इन्वेस्टर समिट यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो MOU साइन हुए थे, उसमें 91,000 करोड़ के जो इन्वेस्ट ग्राउंडिंग हो चुकी है और उससे लाखों की संख्या में जो हमारे युवाओं को रोजगार मिलने वाला है और मिल रहा है और मिलने वाला है। तो मैं सोचता हूँ एक जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कहा था 2025 विजन 2025 उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हमने स्थापित करना है, उसी लाइन पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और उत्तराखंड को एक अच्छा मुकाम की ओर हम लोग लगातार जाते हुए देख रहे हैं। वहीं यदि आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस केवल चलती फिरती झूठ की दुकान और विकास से इनका दूर से दूर तक कोई लेना देना कभी रहा नहीं है। और अब आप ये देखिएगा, भारत में कुछ भी बोलने चलता है, समझ आता है कि आप विपक्ष के नेता हैं। आपके माननीय राहुल गांधी जी जो विदेश की धरती पर जाकर भारत के प्रति जो विश्वमन करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है? आप क्या चाहते हैं कि भारत की छवि पूरे विश्व भर में धूमिल हो? इसी प्रकार का आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। वहां पर विदेश की धरती पर जाकर आप बोलते हैं कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे लोकसभा में। यदि आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे तो जो आपने हजारों करोड़ रुपया लोकसभा चुनाव में खर्च किया, तो उसका सोर्स किया था जोड़ सोरेज। अब तो आपकी ये बात पूरी तरह से प्रमाणित हो रही है कि जोड़ सोरेज जो भारत को विखंडित करने का जो लगातार षड्यंत्र रच रहा है, जिसके टूल किट के रूप में आप
इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी जो एक आपका जो इकोसिस्टम है, जो भारत को हर मंच पर पूरे विश्व भर में बदनाम करने का एक कुचेष्टा लगातार कर रही है, वो सारी चीजें स्वयं ही प्रमाणित होती जा रही हैं। और हद तो जब हो जाती है, जब आप चाहे जज हो, चाहे हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे एंकर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, और तो और हद तो जब हो जाती है जब आप मिस इंडिया के ऊपर भी आप दलित, आदिवासी और इस तरह की जातिगत एक टिप्पणी कर देते हैं, तो आपको मैं सोचता हूँ कितना गिरेगी कांग्रेस पार्टी, शर्म आनी चाहिए। और आप ये देखिए, वो कांग्रेस पार्टी अभी जिस तरह से अभी आने वाले कुछ ही समय में हमारे उपचुनाव होने जा रहे हैं और नगर निकाय के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना जो हमारा विकास कार्य है, जो रोजगार लगातार हमारी पार्टी दे रही है, तो रोजगार की दिशा में अच्छे काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है। जहां बेरोजगारी दर हमने न्यूनतम लाने का लिए लगातार काम किए हैं, स्टेट जीडीपी को डबल करने के दिशा में हम लोगों ने लगातार काम किए हैं सरकार ने। वहीं कांग्रेस पार्टी जिनके अंदर अंतर कला का आलम ये है, अंतर कला का आलम ये है कि अभी हरक सिंह रावत और हरीश रावत जी आपस में जैसे एक द्वंद्व युद्ध इन लोगों के बीच में चल रहा था। और अभी जिसके ऊपर प्रीतम सिंह जी ने एक टिप्पणी करी थी कि रावतों की आपस की लड़ाई जब एक मुकाम तक पहुंचेगी उसके बाद ही कोई टिप्पणी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, में जाएंगे। अभी ये बार बार कांग्रेस पार्टी मंगलोर की बात करती है। मंगलोर में आप देखिए, विगत जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैं आया करती थी। इस बार हम वहां पर जीतते जीतते हारे हैं। जीतते जीतते हारे इसलिए बोला कि लास्ट मोमेंट पर। ठीक है संजीव जी, कुल मिलाकर आप उनकी चीजों से संतुष्ट नहीं है। झूठ का नैरेटिव वहां पर फैलाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पर मात्र 400 वोटों का केवल अंतर रहा। नहीं तो मंगलोर का चुनाव, जीता हुआ चुनाव इनके झूठ और भ्रम के प्रपंच की वजह से भारतीय जनता पार्टी 400 वोट से मात्र लूज करी है। हम हार कर भी जीते। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ठीक है, आएंगे संजीव जी, अब आएंगे और मेहमानों को सुन लेते हैं। मीनाक्षी घड़ियाल जी भी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं यूकेडी की ओर से। उससे पहले रतन मणि जी हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत आपका भी। रतन मणि जी की राय को जानते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास में। रतन मणि जी, क्या लग रहा है, देखिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो उससे पहले ही राजनीतिक प्रक्रियाएं तो शुरू हो चुकी हैं और राजनीति शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों की ओर से क्या इतना भी संजीदगा व्यवहार की उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि भर्ती प्रक्रिया, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ही चुनावी जो कहते हैं ना कि फायदा होगा अगर भर्ती प्रक्रिया आई, उस पर बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए गरिमा जी, ये जैसे कि आप ही बता रही हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया उस समय आ रही है जब आप चुनाव में जा रहे हैं, तो निश्चित है कि वो चुनाव से जुड़ेगा। नहीं, कोई भी होगा तो कहेगा। संजीव जी थोड़ा डोभाल जी, आपको जरा बीच में 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ बीच में। आपने कहा ये भर्ती प्रक्रिया उस समय आ रही है जब उपचुनाव का समय आ गया। 18,000 नौकरियां हमने उस समय दी है जिस समय उपचुनाव का दूर से दूर तक कोई अता पता भी था नहीं। तो आप कृपया करके उपचुनाव से इसको जोड़ के मत देखिएगा। देखिए, आप कह रहे हैं, मैं उससे नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो आप 18,000 और 20,000 कर रहे हैं, ये कहीं भर्तियां होनी भी चाहिए। आपने ऐसी भर्तियां की हैं, मैं जब उस पर ये कहूंगा, जो प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेसमेंट होता है, जो सब उससे जो प्लेसमेंट होता है, वो उसके भी प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो ठेकेदारों की भर्तियां हो रही हैं, तो उसको भी आप नौकरी मान रहे हैं। सरकारी नौकरी होती है। अरे सरकारी नौकरी। संजीव जी देखिए, आपस में ऐसे डिबेट नहीं करनी है, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद में आप बोलिएगा। संजीव जी
प्रवक्ता है आप, राजनीतिक विभाग बताइए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता है, क्यों झूठ कांग्रेस का मेरा क्या मतलब है? संजीव जी क्यों झूठ बोल रहे हैं श्रीमान जी? संजीव जी शांत हो जाइए। ऐसे आपस में अगर आप एक एक पॉइंट पर काउंटर करेंगे तो नहीं ठीक है ना। आप आरटीआई डालिए। हाँ ठीक है संजीव जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है? संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए। सुनने का तब ना। संजीव जी प्लीज, संजीव जी देखिए अभी आप बोल चुके हैं, मैंने काफी वक्त दिया, अब उनको बोल लेने दीजिए। जो चीजें आपको गलत लगती है काउंटर करना है आप उसके बाद कीजिएगा। नहीं सर देखिए मैंने आपको 7 से 8 मिनट भर्तियां की है। ठीक है संजीव जी प्लीज आप शांत रहेंगे, आप भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। 24,000 आप बात कर रहे हैं, आप 4,405 भर्तियों का कह रहे हैं, वो अभी बम्पर कह रहे हैं। मैं तो इस बात से भी एग्री नहीं करता, ये बम्पर कैसे हो गया? अब बोलिए। आपके सामने अगर ये बात है, सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, तमाम कोशिशों के बावजूद कि वो रोजगार उपलब्ध वो हो नहीं रहे हैं और राज्य में पलायन की गति और बढ़ रही है। अगर ये रोजगार मिल रहे होते तो पलायन क्यों हो रहा होता? आप दोनों बातों को एक साथ नहीं कह सकते कि रोजगार, आप बम्पर भी रोजगार दे रहे हैं और बम्पर पलायन भी हो रहा है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार जो कह रही है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। ये सरकार, मैं पिछले सेंटर फॉर ये मॉनिटरिंग इंडियन जो इकोनॉमिक है उसका आपको ये बता रहा हूं कि उसी ने ये बताया था कि 28 जो राज्य हैं, 28 राज्य केंद्र शासित भी उसमें शामिल है, उसमें 17वें स्थान पर बेरोजगारी में उत्तराखंड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो एजेंसी कह रही है। और अगर उसमें कोई गलत है तो आप तो गलत भी ठहरा देते हैं एजेंसियों को भी। कोई अगर सर्वे करता है कि इसको हम नहीं मानते, मत मानिए आप। लेकिन इसी में आप देखिए कि इन्होंने बताया कि ये जो बजट था हमारा 2021-22 के जो बजट का जो दस्तावेज है, वो बजट का दस्तावेज ये कहता है कि हमारे जो विभिन्न विभाग हैं, जो सरकारी विभाग हैं, उसमें 57,000 पद हमारे रिक्त हैं। और ये रिक्त पद आप इन्होंने रिक्त नहीं, ये विरासत में इन्होंने कोई पद सर्जित नहीं किया नया। ये उत्तर प्रदेश से उन विभागों के रिक्त चले आ रहे हैं जिनको 57,000 अभी भी आपने भरे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका बजट पर दस्तावेज कहता है। आप कैसे कह रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं? दूसरे मैं जो कुछ चीज आप अब इसी दस्तावेज में मैं जो सर्वे का जो आंकड़ा है वो आपको बताने कोशिश कर रहा हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो उसमें 7,899 पद रिक्त हैं। आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग में 4,184 पद रिक्त हैं। और इसी तरह जो चिकित्सा और लोक सेवा विभाग है उसमें भी 3 से 4,000 पद रिक्त हैं। और आप कह रहे हैं कि हम बम्पर भर्ती कर रहे हैं, बम्पर रोजगार दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से, और ये निश्चित रूप से जो आप जो पुरानी बात मैं याद दिला दूं आपको, अगर भाजपा प्रवक्ता को याद नहीं हो तो उनको दिला देता हूं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक जो भर्ती निकली थी जिसमें ग्रेजुएशन के आयोग ने ग्रेजुएशन के जो भर्ती निकाली थी और उसमें था 854 पदों के लिए। और आवेदन कितने आए थे आपके पास? वो कर ही नहीं पाए थे आप। उसमें आवेदन आए थे 2,19,000 और आप कह रहे हैं कि हम बम्पर भर्ती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी उस पर विस्तार से जवाब ले लेंगे, अभी उस पर विस्तार से जवाब ले लेंगे। ठीक है, हमारे साथ में राजेंद्र चौधरी जी भी अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। आपके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं मुझ जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भर्ती को लेकर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके बाद से चुनावी बहाना भी बताया जा रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभी भी प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी, भर्तियों की बात जैसे ही सामने आई, विपक्षियों ने इस बात को पकड़ लिया और उनका कहना है कि चुनाव से डर लग रहा था, इसलिए चुनाव से पहले ये बीजेपी जो है वो दांव खेलने वाली है। तो ऐसा क्यों लगता है? भर्ती प्रक्रिया जब आती है तब भी विपक्षी जो है
है वो इसे चुनावी बहाना बता देते हैं, नहीं आती है तो कहते हैं भर्तियां नहीं निकाल रहे। तो आखिर क्या चाहते हैं विपक्षी? नहीं, भर्तियां करना गरिमा जी और भर्तियां निकालना दोनों अलग अलग चीजें। पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड के युवाओं के साथ जितना अन्याय इस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ऐसी कोई भर्ती नहीं है सिवाय पीसीएस के जिसमें जो है गड़बड़ ना हुई हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। यहाँ तक के जो पीसीएस जे थे उसकी जो मार्किंग थी उसका भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें भी कुछ दिक्कतें थी। मैं कह रहा हूँ हम चाहते हैं उत्तराखंड के युवाओं को न्याय मिले, उन्हें नौकरी मिले और बॉबी पवार जैसे हजारों लाखों बच्चों को, युवाओं को, बेरोजगारों को सड़क पे ना आना पड़े। लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता में नौकरी, न्याय, किसान की फसल, महिला की सुरक्षा, प्रदेश का विकास इनका एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा मजार, मुसलमान, गाय, गोबर, फलाना दिगड़ा। जब इनका काम इन सब चीजों से चल रहा है तो इन्हें क्या जरूरत है, क्या नाम जो है, किसी को नौकरी देने की? मोदी जी ने तो हर बात को कह दिया, वो तो जुमला था, 15 लाख को जुमला, 2 करोड़ का जुमला। 36% से ज्यादा पीएसयू बेच दिए। उत्तराखंड राज्य में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है, आज उत्तराखंड राज्य पे 1 लाख करोड़ का कर्ज है जो 2017 में 42,870 था। इस सरकार ने वो कर्ज 2.5 गुना कर दिया। मार्च 2022 में वो 87,890 था। तो इस सरकार की प्राथमिकता है कहाँ? नौकरी। और जितने भी घोटाले हो रहे, चाहे उसमें वो रावत जी हों, चाहे इनके ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे इनके कोई बड़े नेता हों, सब पेपर लीक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की संलिप्तता रही है और वो बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। हम तो स्वागत करेंगे अगर ये युवाओं को रोजगार दें, वरना 27 में हम आ ही रहे, हमें करना पड़ेगा सारा काम। चलिए ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है और होना भी चाहिए, कम से कम आत्मविश्वास बरकरार रहेगा तो राहें जो है वो आसान हो जाती हैं। ठीक है राजेंद्र जी, लौटेंगे आपके पास में। मीनाक्षी घड़ियाल जी को सुन लेते हैं, हमारे साथ में केंद्रीय प्रवक्ता है यूकेडी की ओर से। मैम बहुत स्वागत आपका भी। मीनाक्षी जी, क्या चल रहा है प्रदेश में? भर्तियां निकली ही कि राजनीति शुरू हो गई है? जी देखिए, वही ये बात तो पहले भी बोल दी गई है प्रवक्ताओं द्वारा कि भर्ती निकालना और भर्ती करना 2 अलग चीजें हैं। अच्छा। यदि जिस तरह की ये बातें करते हैं कि हमने इससे पहले भी 18,000 भर्तियां निकाली, तो आखिर वो कौन बच्चे हैं जो सड़कों पे भटक रहे हैं? आखिर वो कौन बच्चे हैं जो बेरोजगार संघ बनाकर आंदोलन कर रहे हैं? वो कौन बच्चे हैं जो जिन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा है ताकि वो नीतियां बना सकें बेरोजगारों के लिए? तो इनकी जो बोलने वाली बातें हैं और जो करने वाली बातें हैं, दोनों ही अलग चीजें हैं। और जिस तरह का ये चुनाव को लेके, देखिए ये बात सच है कि इनको चुनाव, पहले तो इन्होंने चुनाव जो है, निकाय चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, 1 साल डिले किया। ठीक है, 1 साल डिले करने का, क्योंकि हम इनका डर जानते हैं, इन्होंने राज्य में कुछ किया नहीं है जिसका इन्हें डर है कि भाई अब 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कर दो इमीडिएटली कि चुनाव पे फर्क ना पड़े, क्योंकि जनता तो इन्हें नकार चुकी है पूरी तरह। कई जगह पे इनको विरोध भी झेलने को मिल रहा है। तो इन्होंने कोशिश की कि हम इस तरह का एक शगुफा छोड़ें, इसका भर्तियों का शगुफा छोड़ें, जिसकी वजह से हमारे चुनाव में कम से कम कुछ उछाल आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई नई भर्तियां इन्होंने सृजित नहीं की हैं। ये भर्तियां तो इनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जो पद खाली पड़े हैं वहां पे ये भर्तियां इन्हें पहले कर देनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग उसकी तरफ ध्यान ना देने की बजाय ये लोग बेसिकली चुनावी मोड में रहते हैं। कभी इनके लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी इनकी बरसातें शुरू हो जाती हैं, कभी राज्य में आपदा आ रही है जिस कारण ये नहीं कर पा रहे हैं चुनाव। तो ये सारी चीजें जो है ये बहाने हैं इनके। और आज मैं ये कहूंगी कि अगर ये जिस तरह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से इनको भर्तियां निकालनी जो चाहिए थी, वो भर्तियां तो ये इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में निकाली ही नहीं है। ठीक है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है उस तरह की भर्तियां इन्होंने निकाली नहीं है। और आज भी ये जो भर्तियां निकाली हैं, सबसे पहले तो जो पेपर लीक इनके हो रहे हैं
इन सब में इनको नीतियां बनानी चाहिए, जो कानून ये दिखावे के लिए बनाते हैं उसको धरातल पे लाना चाहिए। तो सिर्फ ये बोल देना कि हमने भर्तियां निकाली हैं, ये मुझे नहीं लगता कि एक इनका जो झूठ है उसका ही एक हिस्सा है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं आखिर में। संजीव जी, हर किसी को झूठ लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग का खेल सर बहुत मैटर करता है, और आप कहते हैं ना उपचुनाव से पहले अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं बहला फुसला कर अपनी तरफ खींचने की बात हो गई। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपकी ओर से ये दावा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो अब तक के सबसे गठन के बाद, राज्य गठन के बाद से अब तक सबसे ज्यादा युवाओं को हमने रोजगार दे दिया, तो सर ये जो बेरोजगारी का मुद्दा जिसका तस बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? अगर ऐसा हुआ होता तो आज बेरोजगारी बहुत कम होती, जो नहीं हुई है। अभी भी बेरोजगार जो है वो लगातार आंदोलन करते रहते हैं, एक के बाद एक हम देखते हैं सड़कों पर नजर आते रहते हैं। आखिर ये कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं जो विपक्ष कह रहा है वो ठीक बात है कि चुनाव से पहले आपने युवाओं को एक शिगुफा पकड़ा दिया? गरिमा जी, देखिए, विपक्ष का काम केवल और केवल झूठ बोलना, भ्रम का एक नैरेटिव डेवलप करना, इनका काम केवल और केवल एक गुमराह करना मात्र है। विकास का इनके पास ना कोई रोड मैप था, ना है, और ना ही भविष्य में विकास किसे कहते हैं? आप पहले इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, विकास किसे कहते हैं? क्योंकि मैडम जरा बीच में सबसे पहले तो आप लोग मीनाक्षी जी सुन लीजिए। मीनाक्षी जी ठीक है, सुनते हैं उनको, सुनते हैं। अपनी बारी में मैं समझना चाह रही हूँ ना, मैं समझना चाह रही हूँ कि आप विकास किसे कहते हैं। समझाऊंगा मैं वही कह रही हूँ, अभी मैं देहरादून की सड़क समझाऊं। अरे मैडम समझाऊंगा ना, शांत रहिए, जरा शांत रहिए, समझाऊंगा मैं। गरिमा जी, देखिए, हमारी यूकेडी की प्रवक्ता बहन कह रही हैं कि विकास किसे कहते हैं। विकास उसे कहते हैं जो 2 लाख की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं। जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की हम बात करें, चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे हम फ्लाईओवर्स की बात करें, चाहे हम जो लगातार हम ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे लखवाड़ बांध की बात करें, चाहे हम जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा एक ताना बाना लगातार बुन रहे हैं, जो हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसे विकास कहते हैं। जो खेल के नए मैदान बन रहे हैं, स्टेडियम्स बन रहे हैं, उनको विकास कहते हैं। जो स्वास्थ्य का एक लगातार एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हम उत्तराखंड में डेवलप कर रहे हैं, उसको विकास कहते हैं। जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डेवलप किया है, उसको विकास कहते हैं। और आपको विकास देखना की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार होती है वहां पर विकास आपको देखने को मिलेगा। जहां आपको कांग्रेस की सरकारें होती हैं वो ऐसे शिगुफे छोड़ते हैं, जैसे अभी मेरे कांग्रेस के मित्र एक शिगुफा छोड़ रहे थे, जहां पर इनको हिमाचल प्रदेश के उस संदर्भ में देखना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है। आज वहां पर वेतन देने के लाले पड़े हैं, पेंशन देने के लाले पड़े हैं। 550 करोड़ रुपए का जो राज्य के कर्मचारियों का वेतन है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। और अभी कांग्रेस जिस तरह से झूठ बोलती है और झूठ की राजनीति करती है, अभी हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के अपना प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उन्होंने कहा था हमारी यहाँ पर सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां यहाँ के युवाओं को देंगे। 2 साल के आसपास का समय व्यतीत हो चुका है, आज तक 10 सरकारी नौकरियां भी ये लोग दे नहीं पाए। इसको बोलते हैं झूठ की राजनीति, इसको बोलते हैं भ्रम की राजनीति, इसको बोलते हैं गुमराह की राजनीति, और इसको बोलते हैं छीनने की राजनीति। जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब राज्य का सृजन हुआ, उत्तराखंड राज्य का सृजन हुआ, तो हमने 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज यहाँ दिया, जिसको छीनने का काम कांग्रेस ने किया। विशेष राज्य का दर्जा हमारी सरकार ने दिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, जिसको कांग्रेस ने छीनने का काम किया। टैक्स हॉलिडे हमने देने का काम किया, जिसको छीनने का काम कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। जिस समय 2004 से 14 के बीच
इनकी केंद्र में सरकार थी, इन्होंने उसको छीनने का काम किया। तो ये लोग तो छीनने वाले हैं, देने की नियत इनके पास कभी रही नहीं। और 108 जो योजना परियोजना, एक महत्वपूर्ण योजना परियोजना जो हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर, जिसने 49,000 एक ऐसा आंकड़ा है जो रिकॉर्डेड आंकड़ा है, 49,000 लोगों की प्राण रक्षा करी, उसको छीनने का काम आपकी सरकार के द्वारा किया गया। तो आप तो छीनने वाले हैं, देने वाले तो आप कभी थे नहीं। और विकास की हम जब जहां बात करते हैं, जब भी हम विकास की बात करते हैं, आपको दृष्टि दोष हो जाता है, विकास दिखाई देता नहीं है आपको। हम तो ग्राउंड जीरो पे बोल रहे हैं। आपको विकास देखना है तो धरातल पर देखिए, स्मार्ट सिटी देखिए, अन्य कई सारी योजना परियोजना जो हमारी चल रही हैं उनको देखिए। जो नए नए हाईवेज बन रहे हैं, जो नए नए डेवलपमेंट हो रहा है, आप सब उसको जाके देखिए ना, उसको विकास बोलते हैं। अभी आप बार बार एक ही बात को बोलते हैं, विकास कहाँ है? विकास देखना है तो आपको धरातल पे जाना होगा। जी उसी की बात कर रहे हैं, विकास ही तो नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब नहीं दिख रहा है तो अपने चश्मे का नंबर चेंज कराइए। चलिए ठीक है चश्मा तो सर आपको चेंज कराना पड़ेगा। संजीव जी और मीनाक्षी जी, ठीक है हो गया। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। क्या मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ आंखों पे लगाने की मीनाक्षी जी ठीक है, हो गया सर, प्लीज आप भी। संजीव जी थोड़ा सा व्यक्तिगत चर्चा नहीं कीजिए। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। हाँ राजेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी। मैंने कर दिया। हाँ जी बोलिए। मैं संजीव भाई, मैं आपकी बात को बहुत शालीनता से मैंने ध्यान से सुना और बहुत शालीनता से मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। गरिमा, हिंदुस्तान में अनेक राज्य हैं, सब राज्यों में सरकार है और सब राज्य की सरकारें वहां की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, कर्तव्यनिष्ठ है। सब सरकारें चाहती हैं विकास हो, सिवाय भाजपा के। इन्होंने यहाँ उत्तराखंड में जो विकास किया, खनन दे दिया गुजरात की कंपनी को, रेल का ठेका दे दिया गुजरात की कंपनी को, ऑल वेदर रोड का ठेका दे दिया। गुजरात से इतनी चिड़ है मेरे भाई, गुजरात से आपको इतनी चिड़ है तो गुजरात में चुनाव लड़ने क्यों जाते हो? बहिष्कार कर दो ना गुजरात का। संजीव जी अब बोलने दीजिए ना। अभी मीनाक्षी जी बीच में बोल रही थी, तो आप कह रहे थे बीच में बोल रहे हैं। संजीव जी तो बहिष्कार कर दो आप गुजरात का। ठीक है संजीव जी, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप इन्हें म्यूट क्यों नहीं कर रहे आप? प्लीज संजीव जी। हाँ बोलिए सर, राजेंद्र जी बोलिए। और विकास इनके यहाँ किसका हो रहा है? जो बलात्कार करने वाले उन्हें पूरा संरक्षण, जो इस देश का पैसा लूट के इंग्लैंड अमेरिका फला जगह भाग रहे, विजय माल्या फलाना ये मोदी उनका पूरा संरक्षण कर रहे हैं। पेपर लीक में इनके जितने लोग इन्वॉल्व हैं सब भाजपाई हैं, उनका पूरा संरक्षण ये लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो उत्तराखंड के युवाओं के पास 2-3 काम थे गरिमा। एक था खनन, एक था जो है 4 धाम यात्रा। 4 धाम में जो है केदारनाथ जी को ले गए वहां दिल्ली। अब जब विपक्ष ने और इन्हीं के लोगों ने हल्ला किया तो उसे वापस लाए। वरना एक बात बताओ, जिस सरकार के सबसे बड़े मुखिया का कहना हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके तमाम नेता महिलाओं के प्रति अपराध में क्यों संलिप्त हैं? चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे नर्स का मामला हो, चाहे वहां का रानीखेत का ब्लॉक अध्यक्ष हो, तमाम भाजपा के लोग। और उत्तर प्रदेश में भी कहीं सेंगर है, कहीं स्वामी जी हैं, कहीं कोई और है। ये सरकार जो है डबल स्टैंडर्ड का रोल प्ले कर रही है। ठीक है। प्रदेश का डेवलपमेंट वर्मा जी तब होता जब इस राज्य का कर्ज घटता। हमारे बीच में एक राजनीतिक विश्लेषक भी बैठे हैं। अगर इस राज्य का कर्ज घटता तो हम मानते कि जो है डेवलपमेंट होता। हम मानते कि अगर कर्ज बढ़ गया और यहाँ जो है युवाओं को रोजगार मिले, हम मानते कि भाई इन्होंने डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया, उससे रोजगार सर्जित हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी में आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, पलायन में आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, सड़कों की हालत बदहाल, यात्रा बदहाल, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरियों में सारी लीकेज, और आप हमें भाषण पिला रहे हैं यहाँ बैठ के। और सुन लो, आप गौ संरक्षक नहीं हो,
और सुनो गरिमा जी, आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वीडियो भर्ती कौन 550 करता था, करोड़ रुपए जवाब चंदा दोगे? इन्होंने वीडियो गौवंश के भर्ती कौन एक्सपोर्टरों से करता ले था? लिया। ठीक है आरक्षी भर्ती कौन इलेक्टोरल करता बॉन्ड था? संजीव जी आती हूँ मैं आपके पास। जब मैं आती हूँ तो आपको पूरा वक्त मिलता है ना, आप अपने सारी चीजों का काउंटर किया करिए। ऐसे बीच बीच में अगर आप सभी प्रवक्ताओं के बोलेंगे, सभी मेहमानों के, तो फिर कैसे चलेगा काम? बात कर रहे हैं, बीस खनन की की बात कंपनियों कर से रहे हैं, चंदा लिया, तो उनकी निंदा करिए आप। हरीश रावत तो सबसे बड़े खनन माफिया थे। हरीश रावत ठीक है, सबसे अभी बड़े अभी हम खनन भर्ती माफिया थे। प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। प्लीज संजीव जी, संजीव जी खुद आरोप लगाया है उनके ऊपर। चलिए ठीक है हरक सिंह रावत ने खुद आरोप लगाया है। सर। इसके बारे हरक में सिंह क्या रावत कहेंगे? ने जो जवाब बयान दीजिए ना। दिया है ना, उसमें ये भी कहा है कि दिल्ली तक बवाल हो जाएगा। तो दिल्ली तक बवाल कहां पर होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। हरक सिंह रावत का बयान एक अलग जगह पर देना जाता है। चाहिए ना उसके उन्होंने लिए। छोड़ा बीजेपी को भी नहीं है, उनके बयान के बाद असहज बीजेपी भी है, तो उस अलग अलग मुद्दों को खैर बीच में मत लाइए। चर्चा होगी तब उसका जवाब दूंगा। एग्जैक्टली। अभी हरक आप सिंह ये रावत के बताओ बयान पर अभी कि चर्चा जिन नहीं हो रही है। भाजपा के लोगों ने अभी 550 करोड़ रुपए वो लिए उसके इलेक्टोरल बॉन्ड के बीफ एक्सपोर्टरों से, आप उसकी निंदा करते हैं नहीं करते हैं? अगर नहीं करते तो आप हिंदुओं के रक्षक नहीं, आप अभी हिंदू। आप माल्या की बात कर रहे ठीक है। थे, नीरव मोदी की बात कर रहे थे। हाँ तो है वो देश के 2004 चोर से हैं। 14 ठीक तक है, सरकार चलिए, किसकी ठीक थी? पार्टी का 2004 से 14 संजीव तक जी ठीक है, हो सरकार गया। किसकी थी? संजीव जी और राजेंद्र जी आपस में देखिए, आपस में बहस नहीं करनी। सरकार और ने ऐसे गलत चलिए, तरीके से अभी उनको रतन मणि लोन जी के पास में प्रोवाइड जाएंगे। कराया। रतन मणि आपके डोभाल जी समय में हमारे साथ पंचायत में चला- हो गया। क्यों भूल जाते हैं? ठीक है संजीव जी देखिए, अभी आप बोल रहे थे और जब मीनाक्षी जी बीच में बोली तो आपको बहुत बुरा लगा ना, तो उस चीज का सम्मान कीजिए। जब दूसरा कोई बोल रहा हो तो आप भी बीच में मत बोलिए, वो गलत चीज है ना। मैं आपके पास आती हूँ, खूब 6 से 7 मिनट का वक्त आपने शुरुआत में ही लिया था, उसके बावजूद बीच में बोल रहे हैं, तो फिर एक साथ दो लोगों की आवाज ठीक तरीके से दर्शक नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि डोभाल जी हमारे साथ में है। सर, राजनीति पहले भी हो रही थी और अभी यहाँ पर पैनल पर भी हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीतिक प्रवक्ता एक दूसरे पर राजनीतिक लालचन भी हम कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये धोखा तो युवाओं के साथ में है ना, जो इंतजार करते रहते हैं। आप चुनाव के वक्त में एक भर्तियों का लॉलीपॉप निकालते हो और युवाओं को लगता है कि हाँ भाई भर्ती आई। कई बार तो ये भर्तियां भी कैंसिल हो जाती हैं, जैसे पेपर भर्तियों के लिए होते हैं, उसके बाद पेपर ही लीक हो जाता है या फिर भर्तियां ही कैंसिल हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं धोखा और नुकसान युवाओं का हो रहा है। आपकी राजनीति और पार्टी और सत्ता चल रही है। देखिए गरिमा जी, कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं जो समझता हूँ, हो सकता है गलत हो, कि वो राजनीति से उसका संबंध नहीं हो। अब रोजगार का सवाल है, राजनीतिक सवाल है, वो राजनीति से उसको दूर नहीं कर सकते। हाँ भाई, इसके तो नारे लगाए हम लोगों ने जब उत्तराखंड राज्य बनाने की बात थी, तो ये नहीं है। और राजनीतिक चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है कि एक दूसरे में विचारों का आदान प्रदान होता है। और इसमें जो दोनों प्रवक्ता, हो सकता है कि कोई बात वो यहाँ पर स्वीकार नहीं करें, लेकिन वो महसूस करते होंगे हाँ कुछ कमियां हो रही हैं, और वो अपने संगठनों में, पार्टियों में जाके उसकी चर्चा कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये उन्होंने बार बार ये कहा है धाकड़ ध्यामी, उससे पहले भी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि धाकड़ ध्यामी जो करते हैं, धाकड़ ध्यामी तो इतने हैं कि उनके तो जेलों में संत, वहाँ ताजपोशी हो रही है। अंडरवर्ल्ड के जो डॉन है वो अब संत बनने, हो सकता है वो आगे हमारे लोकप्रिय नेता वही हों। ठीक है, जो डॉन से उनको ताजपोशी हो रही है, जेल के अंदर हो रही है। मैं अपने सवाल में कुछ बातें जोड़ना चाहती हूँ, उसको भी जोड़ते हुए आप जवाब दीजिए। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए सत्ता में फिलहाल के लिए बीजेपी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं रही है, या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जब रही तो कांग्रेस ने बिल्कुल रोजगारों की एकदम बौछार लगा दी थी। अगर तब भी ऐसा हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं यही बात कांग्रेस से करते सभी थे। दलों के लिए है जो आप कह रहे हैं। यही बात कांग्रेस से करते थे। हाँ। कोई और यूकेटी के होते तो उससे भी ये बात करते। नहीं राजेंद्र जी, देखिए ये आप कह नहीं सकते। एक बार मीनाक्षी जी ये बात कह सकती है क्योंकि यूकेटी सत्ता में नहीं रही, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को तो सत्ता ने मौका दिया ना जनता ने सत्ता में आने का। गरिमा मुझे 1 सेकंड के लिए, आप 1 सेकंड के लिए समय दी। ठीक है सर, जल्दी से। कांग्रेस की पहली सरकार पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार, उससे ज्यादा नौकरी ना कभी दी गई ना भविष्य में दी सर गई। अब किस दावे पर, किस आंकड़े पर विश्वास करें? आपके वर्तमान के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं राज्य गठन के बाद से सबसे ज्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है, और आप कह रहे हैं कि एनडी तिवारी के वक्त में सबसे ज्यादा रोजगार मिला। अब बताइए दोनों राजनीतिक दलों के दावे हैं जिन पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल।
नहीं, मैंने आपको आंकड़े देके बताया कि आपके हमारे यहाँ पहले भी मैं शायद आपको बता चुका हूँ कि 1067 विद्यालय आपके बंद हो गए उत्तराखंड में। और इसी में अभी जो भर्तियों की आप बात कर रहे हैं विभागों में, ये भर्तियों में ये सरकार का आंकड़ा, मेरा नहीं है, कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 7,899 पद रिक्त हैं और प्राथमिक शिक्षा में 4,184 पद रिक्त हैं और चिकित्सा और एवं लोक सेवा, ये जो लोक चिकित्सा है, स्वास्थ्य सेवा, उसमें भी 3 से 4 हजार पद रिक्त हैं। ये तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। और इसी में जो रिपोर्ट है सरकार की भी, सरकार खुद मान रही है, सरकार का बजट दस्तावेज कह रहा है कि हमारे पास 57,000 रिक्त पद हैं जो विभिन्न विभागों में सर्जित हैं, वो उत्तर प्रदेश से। आपने कोई सर्जित नया पद नहीं किया उत्तराखंड बनने के बाद ये किसी ने, लेकिन आप वो 57 भी नहीं भर रहे हैं। आप 4,000 भर्ती करने के आपने सगोपा छोड़ा है जब आप चुनाव में जा रहे हैं, और उसी को कह रहे हैं कि हमने बम्पर भर्तियां निकाल दी हैं। अरे नहीं तो ये अभी चुनाव से पहले युवाओं तक अगर जानकारी जाएगी और चुनाव से पहले इस तरीके की चर्चा शुरू होगी तो कहा तो जाएगा ना संजीव जी, समझिए। अगर चुनाव से पहले इस तरीके की चर्चा, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, अभी दोनों लोग रुक जाइए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेंद्र जी, उनको सुन लेते हैं। राजेंद्र जी, अभी आप कह रहे थे कि बस 1 मिनट का वक्त दे दो, लेकिन आपने भी एक आंकड़ा पेश कर दिया, संजीव जी भी कह रहे थे, और अभी फिलहाल वर्तमान के आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये नया दावा है कि राज्य गठन के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो उनकी सरकार ने। अब किसकी बात पर विश्वास किया जाए, या फिर जनता जो सड़कों पर निकलकर रोजगार मांग रही है, कह रही है पार्टियों से कि भाई हमें रोजगार दीजिए, उस पर विश्वास करें? गरिमा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये सरकार सबसे ज्यादा रोजगार देती तो पर्चे लीक क्यों होते, भर्तियां क्यों कैंसिल होती? सर ये सवाल लेकिन मेरा ठीक आपसे भी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपकी सरकार की आपने कौन सी कार्यवाही करी, उस बात का जवाब दीजिए। जब आपकी सरकार में पर्चे लीक होते थे, भर्तियों में नकल माफिया हावी होते थे, आपने उनके ऊपर कौन सी कार्यवाही करी? संजीव जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, संजीव जी मैं पूछ रही हूँ, मैंने पूछा, उनको बोलने तो दीजिए। अब आप भी सवाल पूछेंगे तो फिर कैसे होगा, या फिर जब मैं आपके पास आऊँ तब आप पूछिएगा? करी है, रुक जाइए। आज आलम ये है कि नकल माफिया उत्तराखंड छोड़कर पूरी तरह से, ठीक है संजीव जी, सुन लिया आपका सवाल, सुन लिया। अब संजीव जी प्लीज थोड़ी देर शांत रहिएगा, जवाब तो लीजिए कम से कम उनसे। राजेंद्र जी बोलिए जल्दी से प्लीज। संजीव जी हो गया। गरिमा जी देखिए, जब से नकल विरोधी कानून, संजीव जी ये बहुत गलत बात है। मैं आपको हर बार टोक रही हूँ, और जब भी कोई प्रवक्ता या कोई मेहमान बोलता है आप बीच में शुरू हो जाते हैं, गलत बात है। और आप बोलते हैं तब आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई बीच में बोले। मैं हर बार आपको टोक रही हूँ, ये गलत बात है ना। आप इन्हें म्यूट कीजिए प्लीज संजीव जी, प्लीज इस बात का थोड़ा सा कम से कम, मैं बार बार आपको टोक रही हूँ। आपके पास आऊंगी, पूरा वक्त होगा, आप चाहे जिसके बात का काउंटर कीजिएगा। अभी सुनिए राजेंद्र जी को, आपका सवाल मैंने ले लिया है, राजेंद्र जी आपने भी सुन लिया होगा, और जोड़ते जाइएगा उस सवाल को। गरिमा, मेरा कहना यह है कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो हरिद्वार जिले में लोगों की एक ऐसी भावना थी कि हम इस उत्तराखंड राज्य से अलग रहें। उस समय हमारे जैसे लोगों ने बहुत प्रयास किया और उसका रिजल्ट भी आया। पहली निर्वाचित सरकार में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिकरण हुआ, सबसे ज्यादा युवाओं को भर्ती हुई, सबसे ज्यादा नौकरियां मिली, टीचर बने, पुलिस में गए, फॉरेस्ट में गए, अध्यापक बने, पीसीएस बने, तमाम विभागों में बच्चों को नौकरियां मिली, और लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ कि हाँ, अगर हम उत्तर प्रदेश में जाते तो शायद हमारी इतना विकास ना होता। तिवारी जी की जो कांग्रेस की पहली सरकार थी, उसका 10,000 करोड़ का टारगेट था इन्वेस्टमेंट का, जो 1,70,000 करोड़ तक पहुंचा। उन्होंने किताब लिखी 10,000 करोड़, और जब इन्वेस्टमेंट 20,000 हो गया तो उसे 20,000 करनी पड़ी, फिर 40,000, फिर उसे 1,70,000 करोड़ चला गया। जब राज्य में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 57,000 नौकरियां, अभी बड़े भाई डोभाल जी बता रहे थे, खाली रिक्त पद पड़े हैं। पिछले 7 साल में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक ना हुआ हो, तो युवाओं को रोजगार कैसे मिल गया? मेरी समझ में यही बात नहीं आ रही। अक्सर जो है डिबेट होती है, डिबेट में कहते हैं विकास हो गया, फलाना हो गया, नौकरी होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सारी नौकरियों के तो पेपर लीक हो गए।
सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, भर्तियां हो नहीं रही, तो आखिर रोजगार दे किसे रहे हैं? ये गुजरात का आंकड़ा जोड़ रहे हैं। चलिए जल्दी से सुनिए, अब बहुत कम वक्त है। राजेंद्र जी एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं। संजीव जी बताइए, रोजगार आप किसको दे रहे हैं? विपक्ष सवाल तो उठा ही रहा है, लेकिन आम जनता भी पूछ रही है। बहुत कम शब्दों में गरिमा जी, हाँ, मैं एक जेन्युइन बात कहूंगा। हाँ सर, जल्दी से। आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए कि हम विपक्ष हैं। हाँ। हम इस उत्तराखंड राज्य के मूल नागरिक हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो भी सरकार हो, चाहे हमारी हो या विपक्ष की हो, वो इस राज्य की बेहतरी के लिए काम करे। यही मूल भावना, इसी वजह से तो उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था कि यहाँ के लोगों का पलायन रुके, यहाँ के पहाड़ का विकास हो, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, यहाँ आर्थिक आनंद आए। हम तो चाहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जवाब तो ले लीजिए उनका। संजीव जी प्लीज, बहुत कम शब्दों में जल्दी से। जवाब नहीं है ये तो, जब तक नहीं बताएंगे। हो गया, अब संजीव जी को सुन लीजिए। हो गया, बोलिए संजीव जी। निंदा करता हूँ संजीव जी, बोलिए। सवाल का, किसी जवाब का मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। ठीक है सर, सुनिए तो अब ये पहले से डिसाइड थोड़ी किया जा सकता है। चलिए आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं। अब राजेंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए। 25% इलेक्ट्रल बॉन्ड का 25% मिला और विपक्ष को 75% काटने वालों से ले लिया। का जवाब दीजिए आप, 75% का जवाब दीजिए। आपके अब एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहिएगा। ठीक है, वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए। देखिए इसीलिए कहते हैं कि कम से कम जवाब दीजिए तो एक दूसरे को संतुष्टि मिले। लेकिन आप अगर पहले से ही ये सुनिश्चित करके बैठे हैं कि इस जवाब से हम संतुष्ट नहीं होंगे तो अलग बात है। अब भर्ती प्रक्रिया आ चुकी है, लेकिन ये पूरी होती है कि नहीं देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।